यह 2025 में दक्षिण कोरिया की सबसे रोमांचक और डरावनी फिल्म है। पहली बार उस आदमी ने एक फूलदान से मारना चाहा, लेकिन उसे डर था कि वह पीड़ित को नहीं मार पाएगा। फिर उसने एक बेहतर तरीका सोचा। हाँ, फिर उसने आदमी के मुंह में फनल डाला और फिर सारे मांस के सॉसेज को कुचल दिया। उसने सब कुछ उसके मुंह में झोंक दिया। उसने शराब की पूरी बोतल भी डाली। अंत में उसने फनल निकाला और प्लास्टिक रैप बाहर निकाला, आदमी के चेहरे पर कसकर लपेटा। और उसने इन अनजान अजनबियों को मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले होती है। उस आदमी का नाम लियू वानशियू था। वह एक कागज कारखाने का प्रबंधक था। उस दिन कंपनी के अधिकारियों द्वारा भेजा गया ये पूरी घटना का कारण बन गया। वानशियू के पास न केवल एक सुंदर पत्नी थी, बल्कि 2 प्यारे बच्चे और 2 कुत्ते भी थे, जिन्हें वह अपना मानता था। उसे लगता था कि वह हमेशा खुशी से रहेगा, लेकिन अचानक अमेरिकियों ने कारखाना ले लिया और बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी, पिछली बार के अधिकारियों द्वारा दिए गए बढ़िया ईल के साथ। और खुद को एक महत्वपूर्ण पद पर होने के कारण वानशियू को यकीन था कि वह छंटनी सूची में नहीं होगा। उस समय वह सिर्फ एक भला आदमी बनना चाहता था, कारखाने को अधिक अच्छे कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद करना। इसलिए उसने तुरंत अमेरिकी मालिक को ढूंढा, लेकिन मालिक ऐसी बेकार चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि जब वह चला गया तो वानशियू को एक बुरी खबर मिली। इस पल तक वानशियू को पता नहीं था। यह सच था कि जिन कर्मचारियों को कारखाने से निकाला गया वे सभी पहले से ईल प्राप्त कर चुके थे। फिर जल्द ही जिसने 25 साल तक कागज कारखाने में काम किया था, कोई आश्चर्य नहीं, उसे भी निकाल दिया गया। नौकरी गंवाने के बाद वह हर दिन एक चलती फिरती लाश की तरह जी रहा था। बेरोजगारी के तनाव को कम करने के लिए उसने बेरोजगारों की सभा में भी भाग लिया। बाद में उसने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और अपनी बेरोजगारी कबूल की। पत्नी को यह बात पता चलने पर न केवल वानशू को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि पति को सबसे बड़ा हौसला भी दिया। वानशू ने खुद के लिए 3 महीने में फिर से नौकरी पाने का लक्ष्य तय किया, मगर सपना भरा था। हकीकत बेहद कठोर निकली। 13 महीने बीत गए, मगर उसे काम नहीं मिला। सिर्फ सुपरमार्केट में माल ढोने वाला बना रहा। मानसिक तौर पर तो पीड़ित था ही, मुंह के सड़े दांतों ने भी उसे दर्द से बेहाल कर दिया। इसी दिन दोस्त की सिफारिश पर वह एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। दोस्त ने खास तौर पर समझाया था, बॉस हमेशा इंटरव्यू लेने वालों की कमियां पूछते हैं। उसने वानशू को इस सवाल का सही जवाब देने को कहा। इसी मजाकिया जवाब की वजह से मौका हाथ से निकल गया। 13 महीने के खर्चे निकालने के बाद वानशू का विच्छेद वेतन लगभग खत्म हो गया। ऐसे में पत्नी मीरी ने फौरन फैसला किया कि ऑटिस्टिक बेटी के सेलो सबक के अलावा बाकी सारे फालतू खर्चे बंद कर दिए जाएं। विला बेचकर किराए का फ्लैट लेने की भी तैयारी की। बाकी बातों पर वानशू को कोई आपत्ति नहीं थी, मगर घर बेचने पर वह सहमत नहीं था, क्योंकि इस विला में उसके जन्म से लेकर की सारी यादें समाई थीं। भले ही 9 साल की उम्र में माता पिता ने इसे बेच दिया था, मगर जब से उसने पैसा कमाकर फिर से यह घर खरीदा, उसने इसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी। मगर पत्नी ने वानशू को बताया, अगर परिवार दिवालिया हो गया तो बैंक वैसे भी घर जब्त कर लेगा। घर का खर्च और कम करने के लिए मीरी ने अपने माता पिता से दोनों कुत्तों को कुछ दिन रखने की गुजारिश की। इस पल से उसके लिए इज्जत की कीमत ही क्या रह गई। जीवित रहने के लिए जरूरी नौकरी पाने को उसने कारखाना अधीक्षक को बाथरूम में घुसकर गिड़गिड़ाई, जमीन पर घुटने टेक कर। और ये शख्स चोई सांचो इस कागज मिल का लाइन मैनेजर था, जो वानशू की सबसे मजबूत पोजीशन भी थी। उसके इंटरव्यू वीडियो को देखते हुए पत्नी के मुंह से अनायास निकला एक वाक्य वानशू के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। भले ही पत्नी ने बस मजाक में कहा हो, लेकिन वानशू का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसकी आंखों में झलकी सनसनीखेज क्रूरता। वह इस बाधा को समाप्त करने की तैयारी कर रहा था। शायद वह सफलतापूर्वक उसकी जगह ले सकता है। इस दिन से उसने लक्ष्य का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पीछा छूट गया। वानशू तेजी से सीढ़ियां उतरा और पाया कि वह व्यक्ति कोने में फोन पर बात कर रहा है। असहज महसूस करते हुए उसने सिर खुजलाया, फिर पास के दरवाजे में छिपने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। इसलिए मजबूरी में उसने फोन पर बात करने का दिखावा करते हुए आगे बढ़ गया। बाद में वानशू छत पर पहुंचा। कोई शेंचू का सिर देखते ही उसने तुरंत एक गमला उठा लिया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे नीचे रख दिया। क्या वानशू नरमदिल हो गया? नहीं, वह बस एक बड़ा गमला चाहता था। जब उसने उस भारी गमले को अपने सिर के ऊपर उठाया, गमले में जमा पानी अचानक बह निकला। ठंडा पानी उसके गालों पर बहने लगा। वानशू को अचानक एहसास हुआ, यदि कोई शेंचू गायब भी हो जाता तो भी वह उसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि कई और प्रतियोगी मौजूद हैं। तभी एक सिहरन भरा विचार सांप की तरह चुपके से उसके दिमाग में घुस आया।
उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदा। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने कागज कंपनी के नाम से उद्योग की प्रसिद्ध पत्रिका में नौकरी का विज्ञापन प्रकाशित कराया। वह जानता था कि पत्रिका का दबदबा सभी शीर्ष प्रतिभाओं का ध्यान खींचेगा। जल्द ही उसके इस झूठे दिखावे को कई नौकरी आवेदन प्राप्त हुए। वान शू की छानबीन के बाद उसने इनमें से 2 अभ्यर्थियों को चुना जो उसके बराबर के प्रतियोगी थे। उसकी योजना थी इन दोनों को मार डालना, फिर अंत में कुई शेंचू से निपटना, ताकि कागज कंपनी के पास उसे चुनने के अलावा कोई विकल्प न रहे। फिर वान शू ने एक नकली पिस्तौल खरीदी और अपने पिता की असली पिस्तौल की जगह रख दी। पहला निशाना मोबम था, जो आसन्न खतरे से बिल्कुल अनजान था। घर पर बैठकर अपना इंटरव्यू नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। इस वक्त वानशू चुपके से जू मोफान के घर के पास आ पहुंचा है। कई दिनों की निगाहबानी के बाद वानशू को आखिरकार मौका ढूंढ निकाला। जू मोफान की पत्नी के बाहर जाते ही वह सावधानी से घर के अंदर घुस गया, लेकिन वानशू को कतई अंदाजा नहीं था कि वह औरत अचानक वापस लौट आई और अचानक बढ़े संगीत की आवाज ने उसे सतर्क कर दिया। इस पल वानशू चुपके से अपने निशाने के पास पहुंच गया। उसने पुतली वाले दस्ताने उतारे, बंदूक की ठंडी नली दिखाई दी। जब वह गोली चलाने ही वाला था, महिला उसके पीछे पहुंच गई। उसने एक डंडा घुमाया, सीधे वानशू के सिर पर जा लगा। पिस्तौल जमीन पर आ गिरी। इसके बाद तीनों पिस्तौल के लिए झपटे। कानफोड़ू संगीत के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। इस पल वानशू मौत से घबराकर जान बचाकर भागने लगा। अगले ही पल पीछे से गोली की आवाज आई, पर निशाना बना जू मोफान खुद। यह नजारा देखकर वानशू इतना डरा कि तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। महिला उसके पीछे पड़ गई। इस वक्त वह औरत जंगली कुत्ते की तरह उसका पीछा करती रही। रात ढलते ही वानशू चुपके से लौट आया तो देखता है कि महिला और एक नौजवान गड्ढा खोद रहे हैं। जू मोफान को दफनाने की तैयारी में दोनों के घर वापस जाते ही वानशू पीछे के बगीचे में घुसकर मूसलाधार बारिश में उसी गड्ढे को खोदकर बंदूक निकाली। अब पहला प्रतिद्वंदी मर चुका, अब दूसरे की बारी थी। जब उसने अपना नया निशाना ढूंढा तो पाया कि गो शिचाओ जूते की दुकान पर काम कर रहा है। सेल्समैन की नौकरी कर रहा था और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। गो शिचाओ को बेटी के सामने ग्राहकों से गिड़गिड़ाते देखकर वानशू का दिल पसीज गया। जैसे ही वानशू जाने को हुआ, मगर किस्मत को गो शिचाओ से पीछा छुड़ाना मंजूर नहीं था। हालांकि उसकी मुसीबत दिल दहला देने वाली थी, मगर अपने परिवार की खुशी के आगे वह कुछ भी नहीं थी। उसने अपनी बेटी के लिए जूते खरीदने का झूठ बोला था, पर उसकी बेटी 8 बजे तक स्कूल से नहीं लौटती थी। थोड़ी सी कमीशन के लिए गो शिचाओ शाम 8 बजे तक इंतजार करने को तैयार था। बाद में वानशू ने गो शिचाओ के रास्ते में खुद को कार खराब होने का नाटक करते हुए तैनात किया। 8 बजे के बाद ही गो शिचाओ वहां से गुजरा। वानशू ने उसका इंतजार इसलिए किया क्योंकि उसके रिज्यूमे से पता चला था कि गो शिचाओ मैकेनिकल मरम्मत कर्मी था। दिन भर की घनिष्ठता के बाद वह जरूर मदद करेगा। आशा के अनुरूप गो शिचाओ ने कार की खराबी जांचने में मदद की। इस मौके का फायदा उठाकर वानशू ने दस्ताने पहने चुपके से गो शिचाओ के पीछे चला गया। उसे ट्रंक में ठूंसने के बाद वानशू ने उसकी कार का डैश कैम हटा दिया। यह सब करने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया, बिना जाने कि जमीन पर एक कारतूस का खोल पड़ा था। घर लौटकर वानशू ने पौधों के कमरे को कपड़े से घेर लिया। बेटे ने छत से यह सब कुछ देख लिया। उसने देखा कि वानशू ने चेनसॉ निकाला और शव के निपटान की तैयारी की। रात में चेनसॉ की गर्जना विशेष रूप से भयावह थी, पर वानशू ने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए वह अंदर से कांप रहा था। आखिरकार उसने यह योजना छोड़ दी। इसके बजाय उसने स्टील के तार का गोला निकाला और गो शिचाओ के शव को परत दर परत लपेटा। अंत में उसे कुंडलित पिंड बना दिया। फिर उसने एक गहरा गड्ढा खोदकर गो शिचाओ को उसमें रखा, ऊपर एक सेब का पेड़ लगाया और अंत में पानी डाला। तभी वानशू के खराब दांत में फिर तेज दर्द उठा। फिर भी उसने उसे निकालने का विकल्प नहीं चुना। लेकिन अगले दिन अचानक 2 पुलिस वाले दरवाजे पर आए। उससे पूछा कि क्या वह कागज पर काम करते हुए मरा। वानशू ने बताया कि वह साक्षात्कार में असफल रहा था। फिर पुलिस ने वानशू को बताया कि उन्हें समुद्र तट पर गो शिचाओ की कार मिली है और उसका फोन भी कार में छूट गया है। संयोग से पपायर्स कंपनी का फोन आया, जो गो सीजो को बताना चाहती थी कि उसे नौकरी मिल गई है। मूलतः वे किसी और को रखने वाले थे, पर उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया और वह व्यक्ति था जू मोबम। गो सीजो के फोन रिकॉर्ड से पुलिस को यह भी पता चला कि वह जू मोबम को जानता था और अपराध स्थल पर गो सीजो का खून और एक गोली की खाल भी मिली। इन सुरागों के आधार पर पुलिस को शक हुआ कि यह पूर्वयोजित हत्या है। इन उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया था।
कुछ पूछताछ के बाद पुलिस जाने को तैयार हुई। जाने से पहले उन्होंने यू वांसू को चेतावनी दी कि हत्यारा पकड़े जाने तक सावधान रहें, अकेले बाहर जाने से बचें। अब तक वह 3 प्रतिस्पर्धियों में से 2 को खत्म कर चुका था। बस चोई सुनचो ही बचा था। उसके मरते ही उसे वह मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। इसलिए उस रात यू वांसू ने चोई सुनचो को ढूंढा और प्रशंसा का बहाना बनाकर उसे शराब पीने बुलाया। यू वांसू की चाटुकारिता से चोई सुनचो का सतर्कता ढीली पड़ गई और उसने सीधे घर बुला लिया। कई पैक के बाद चोई सुनचो का नशा चढ़ गया, मगर उसे नहीं पता था कि यू वांसू ने एक घूंट भी नहीं पिया, बल्कि सारी शराब बेसिन में डाल दी। जैसे ही चोई सुनचो उठा, यू वांसू ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली। अचानक वह नशे में चूर होकर बम शॉट पीने को तैयार हो गया। इस पर यू वांसू फिर घबरा गया। उसकी जांघें खुद ब खुद कांपने लगीं। शराब के नशे में चोई सुनचो ने प्लायर्स निकाली और अपना दर्द देने वाला दांत सीधे खींच लिया। फिर नशे में धुत दोनों बाहर आए और दिल की बातें करने लगे। तब यू वांसू भी झिझका। उसने भी चोई सुनचो को मारना नहीं चाहा, मगर उस नौकरी और अपने अब तक के किए पर सोचकर अगर अब रुक गया तो दोनों की मौत बेकार जाएगी। बाद में उसने शराबी चोई शॉन्चू को पकड़कर बोरी में बांध दिया। फिर एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे सिर्फ सिर बाहर रहने देकर गाड़ दिया। इस बीच बेटे के हालिया असामान्य व्यवहार ने मीरी को संदेह हो गया। कड़ी पूछताछ पर बेटे ने आखिरकार सच उगल दिया। तभी मीरी ने बंदूक मॉडल भी खोज निकाला। वह बगीचे में सेब के पेड़ की खुदाई के लिए निकल पड़ी, लेकिन जब उसे लाश दिखी, उसने घबराने की बजाय शांतचित्त होकर पति को फोन किया। वीडियो कॉल बंद करते हुए धक मानसू ने चोई शॉन्चू के मुंह में फन ठूंसा, कीमा पीसकर उसके गले में ठूंसा और शराब की पूरी बोतल उड़ेल दी। पेट में जाने की रफ्तार बढ़ाने के बाद फन निकाल लिया। फिर प्लास्टिक रैप निकालकर उसका चेहरा कसकर लपेट दिया। इधर बेटा बुरे सपने देख रहा था। उसके कानों में आरी की आवाज गूंज रही थी। मीरी ने जल्दी से बेटे को गले लगाकर समझाया, पापा ने किसी को नहीं मारा, जमीन में सिर्फ सुअर दबा है। इसी दौरान मानसू ने चोई शॉन्चू को खोदकर निकाला और जमीन को वापस ठीक कर दिया। घर लौटकर उसने लाश को सजा संवार कर शराब के नशे में दम घुटने का नाटक रचा। जाते जाते उसने सड़ा दांत भी उखाड़ लिया। घर पहुंचने पर मीरी बैठक में उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि मीरी को पति का राज पता चल चुका था, फिर भी उसने चुप रहने का फैसला किया। शायद उसे लगता था कि ये सब जायज था। अगर पति की कमाई चली गई तो बैंक घर छीन लेगा, बेटी का सेलो सबक भी रुक जाएगा, यह परिवार टूट सकता है। वह पति के कदम समझती थी। शायद यही इंसानी फितरत है। जब जान बचाने की जद्दोजहद हो, हर हिंसक कदम उचित ठहराया और माफ कर दिया जाता है। सारी रुकावटें हटते ही मानसू को मनचाही नौकरी मिल गई। मीरी भी अमीरों वाली जिंदगी जीने लगी और दोनों कुत्तों को भी वापस लाया गया। लेकिन उस दिन पुलिस फिर से दरवाजे पर आ गई। पुलिस की व्यापक जांच के बाद यह पता चला कि गाओ शिचाओ और जू मोफान ने 5 साल पहले 2 बड़ी कागज कंपनियों की ओर से एक गुप्त बोली लगाने में भाग लिया था। इसलिए दोनों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। मोफान की पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया कि उस बोली के बाद से मोफान का दिमाग खराब हो गया। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह पूरे दिन शराब पीता रहा। उसने यह भी कहा कि मोफान ने एक बंदूक छिपा रखी थी। उसके गायब होने के बाद वह बंदूक भी गायब हो गई। जो मोफान की पत्नी की मदद से वान शिव पर से सभी शक भी दूर हो गए। आज वान शिव का काम पर पहला दिन था और वह सप्ताहांत पर साथ में भुना हुआ सुअर खाना चाहता था, लेकिन पत्नी और बेटे ने बहुत विरोध किया, मानो भुने हुए सुअर को लेकर उनके मन में गहरा डर बैठ गया हो। वान शिव के जाने के बाद बेटी ने खाली कमरे में सेलो बजाया। धुन मर्मस्पर्शी और उदास थी। पूरी फिल्म में यह एकमात्र मौका था जब उसकी प्रतिभा को पूरी तरह प्रदर्शित करने का मौका मिला, पर सुनने वाले सिर्फ 2 कुत्ते थे। यह दृश्य एक क्रूर रूपक था। तथाकथित मध्यवर्गीय सपने, तथाकथित कलात्मक संवेदनशीलता, तथाकथित सुखी जीवन, जो आखिरकार सिर्फ कुत्तों के सामने खेला जाने वाला एकांकी नाटक ही साबित होता है। फिल्म के अंत में वान शिव पूरी तरह स्वचालित कारखाने में प्रवेश करता है। विशाल कार्यशाला में एक भी मजदूर नहीं, सिर्फ मशीनें चल रही हैं। उसका काम स्क्रीन के जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित कर काम करना था। दूसरे शब्दों में उसने 3 लोगों की हत्या की, 3 परिवारों को तबाह किया और अपनी आत्मा दांव पर लगा दी। आखिरकार जो उसे मिला वह बस एक ऐसी नौकरी थी जहां वह मशीनों को इंसानों की जगह लेते देखता है। इस फिल्म का सबसे डरावना पहलू यह नहीं कि यह क्या दिखाती है, बल्कि यह कि यह आपको खुद को देखने पर मजबूर करती है। जब लियू वानशिव ने शीशे के सामने मुस्कुराने का अभ्यास किया, जब उसने एक पद के लिए हत्या की सावधानी पूर्वक योजना बनाई,
जब उसे सफलता के बाद आनंद नहीं बल्कि खालीपन महसूस होता है। इन पलों में हमें कोई पागल नहीं दिखता, बल्कि अंत तक धकेले गए एक आम इंसान का दर्द। विडंबना तो यह है कि लियू वान शिउ जिसे भी मारता है वह उसका अपना ही दूसरा रूप होता है। पहला नाकाम पति, दूसरा अयोग्य पिता और तीसरा वह मजदूर जिसे जमाने ने पीछे छोड़ दिया। वह उन्हें हकीकत से मिटाता है, दरअसल अपने अंदर की उन कमजोरियों को निकाल रहा है जो उसे जीतने से रोकती हैं। यह खुद को बधिया करने जैसा कायापलट है, एक अंधेरे भीतरी सफर। निर्देशक काला हास्य की छुरी से इस दौर की बीमारी चीरता है। हम देख सकते हैं कि अंदर से क्या बह रहा है। अगर कभी सिस्टम हमें निकाल दे, हम मेज नहीं उल्टेंगे बल्कि लियू वान शिउ बन जाएंगे। पिस्तौल उठाकर उन पर निशाना साधेंगे जो हमारी रोजी के लिए मुकाबला करते हैं। यही असली खौफ है, इस मजबूरी का कोई हल नहीं।